हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पढ़नी होंगी, मतलब देखनी होंगी, समझनी होंगी कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं डिटर्मिनेंट पर। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी इन्होंने दी है कि जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की कभी भी चेंज नहीं होती, रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर इसकी रो और कॉलमों को बदल दिया जाए, मतलब जैसे यहाँ रो लिखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो और अगर आप इसे कॉलम में इस तरह लिख लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर रो को अगर कॉलम की जगह लिख दिया जाए सभी रो और कॉलम को, तो वैल्यू बिल्कुल सेम आती है दोनों ही केसेस में। तो यहाँ दिखा रखा है इन्होंने डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1, मतलब ये इक्वल है। आप इसे इस तरह से शो कर सकते हैं। सी को हमने चेंज कर दिया है रो के साथ। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी में इन्होंने लिखा है इफ़ एनी टू रो, अगर कोई भी दो रो या फिर कॉलम, दो कॉलम डिटर्मिनेंट के आप इंटरचेंज करते हो, मतलब उन्हें उनकी पोजीशन चेंज करते हो केवल दो रो या कॉलम की, मतलब आप रो 1 को रो 2 के साथ चेंज कर रहे हो, रो 2 को रो 1 के साथ, ये वाला नंबर आप ऊपर लिख रहे हो और इसे नीचे। तब देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज, केवल साइन जो है वो बदल जाता है, मतलब अगर आपकी वैल्यू 5 आ रही होगी तो उससे आपकी वैल्यू -5 आ जाएगी, केवल वैल्यू का साइन आपका चेंज हो जाएगा अगर आप दो रो या दो कॉलम को आपस में बदलते हो, इंटरचेंज करते हो। जैसा कि इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि डेल्टा 1 नेगेटिव डेल्टा के बराबर आया है, इन्होंने यहाँ चेंज कर किया होगा और उसे सॉल्व किया है। आप इसे इस तरह से शो कर सकते हो कि R1 इंटरचेंज कर रहे हैं R2 के साथ, या C3 C2 जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसे आप इस तरह से शो करोगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ इन्होंने दी है इफ़ एनी टू रो, अगर कोई भी दो रो या फिर कॉलम डिटर्मिनेंट के बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट की वो ज़ीरो हो जाती है। तो इन्होंने जैसे एक डिटर्मिनेंट दिया है 3 2 3 और 3 2 3, इसका हम कह सकते हैं ये रो और ये दोनों रो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल बोला जाता है इसे, आइडेंटिकल है। अगर ये बिल्कुल सेम आते हैं तो हमारा आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़ीरो ही आएगा। इसका आंसर इन्होंने सॉल्व किया है, ज़ीरो आ रखा है, क्योंकि R1 R3 क्या थे, आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम थे। इन्होंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ बताया है आप किसी भी रो की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट के से, किसी भी रो या कॉलम के लिए आप एक रो की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपका आंसर आने वाला होता है वो के टाइम्स हो जाता है। मतलब आप केवल एक रो से मल्टीप्लाई करते हो तो वो के टाइम्स हो जाएगा, आपको सभी से करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। 2 से करने के बाद के इंटू के, और इसी तरह से नेक्स्ट के लिए हो जाएगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। इन्होंने यहाँ बोल रखा है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया है, डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया है, तो आप यहाँ क्या खास चीज़ है कि इन्होंने जो पहले एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे हैं वहाँ इन्होंने दो ड्रमों में उसे तोड़ रखा है, A1 + λ1 A2 λ2 और A3 λ3। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ ले सकते हैं, पहले डिटर्मिनेंट बना लेंगे इसकी फर्स्ट वैल्यू उसके साथ, और सेकंड डिटर्मिनेंट इसकी ये जो सेकंड वाली वैल्यू थी λ1 λ2 λ3 फर्स्ट रो में, इसके साथ बना लेंगे। और जो इन दोनों का अलग अलग जो आप सम निकालने वाले हो वो इसके बराबर आता है, मतलब आप इसे सेपरेट कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। 6 और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि आप किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हो, या कॉलम को किसी दूसरी कॉलम में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और आपका आंसर जो होगा कभी भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर सेम ही रहेगा, आंसर पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जैसा कि हम थर्ड चैप्टर में भी हमने किया था, जब आप इन्वर्स निकाल रहे थे मैट्रिक्स का, रो 1 में ऐड कर सकते हो रो किसी दूसरी रो का कितने भी टाइम्स कर मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर या 2 से मल्टीप्लाई कर जोड़ सकते हो या
घटा सकते हो, बट आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट नहीं घटाओगे पूरे डिटर्मिनेंट में से, केवल आप रो को ही घटा सकते हो, या रो का कितने भी टाइम्स कर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रो की, तब घटाएंगे, या जोड़ भी सकते हैं। ओके, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है आपको जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन प्रॉपर्टी का यूज़ कर डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको इसे एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग इस पूरे मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं किस तरह आप बिना एक्सपेंड के आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, हमें ये शो करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। एक्स वाई जेड एक्स प्लस ए वाई प्लस बी ओके। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन्होंने लास्ट वाले कॉलम के एलिमेंट को दो एलिमेंट इन्होंने दिए हैं। यहाँ कह सकते हैं कि एक्सपेंड कर रखा है एक एलिमेंट को 2 टर्म में। तो आप इसे 2 मैट्रिक्स में बना सकते हैं। एक बार तो फर्स्ट वाले एलिमेंट ले लेंगे एक्स वाई जेड, और सेकंड टाइम पर ये फर्स्ट सेकंड कॉलम एज इट इज़ और सेकंड वाले एलिमेंट जैसा कि मैं लिख चुका हूँ। और हम जानते हैं कि अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, तो उनका आंसर ना 0 होता है। हमने ये पिछली प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। तो क्योंकि C1 C2 यहाँ आइडेंटिकल हैं तो ये डेल्टा 1 0 हो जाएगा। C1 C3 आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है हमें दिख रहा है, तो इसलिए ये 0। बिल्कुल इसी तरह से ये भी आइडेंटिकल है यहाँ C2 और C3 ABC, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। और यही आपको लाना था, ये राइट साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे ABC BCA वगैरह, और इसी तरह से सेकंड के लिए दूसरा, और ये सभी बिल्कुल सेम होंगे तो ये माइनस होकर 0 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। या तो आप इसे पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। आप फर्स्ट एलिमेंटों के लिए एक मैट्रिक्स लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, और दूसरे एलिमेंटों के लिए सेकंड, और ये बिल्कुल सेम ही होंगे और ये माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो मैं इसे सेकंड मेथड से करता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले एलिमेंट लिखा है यहाँ ABC, और जबकि सेकंड वाला अगर देखा जाए -B -C -A, मतलब अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ, आप किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम में जोड़ सकते थे, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये प्लस ABC है और नेक्स्ट वाले -ABC हैं, तो ये सभी 0 हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट कॉलम में इन्हें जोड़ लेते हैं। तो मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ। C1 में आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हुए। C1 में लिखेंगे, C1 में ऐड करना है आपको C2 C3, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो C1 में ही आप जोड़ लेंगे। तो जब आप जोड़ते हैं A + B + C और -A + B + C, तो डायरेक्ट 0 लिखें। इसी तरह से ये होगा B + C + A, ये भी A + B + C, और यहाँ भी 0, और थर्ड टर्म ऑल्सो 0, क्योंकि तीनों ही 0 हो चुके हैं। अभी बाकी के टर्म लिखते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम पूरा अगर 0 होगा तो इसके अलोंग सॉल्व करने पर भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। हमने इसमें क्या किया है, हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि आप किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को जोड़ सकते हैं और आंसर हमारा सेम रहता है। तो ये हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड लिख लेंगे, इसे डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। 2 3 5 7 8 9
65, 75, 86। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। हम अगर इस कॉलम की मल्टीप्लाई कर लें, इस तक आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7 की। 7 की 9 से तो 63 आता है, 7 निम 63। इसी तरह से 8 की भी 9 से करेंगे, अब 72 आ जाएगा। 9 की 9 से करते हैं तो 81। तो इसकी अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पास वाले टर्म बन रहे हैं, और 63 में 2 जोड़ने पर वापस से ये फिर 65 हो जाएगा, जिससे कि 0 आप बना सकते हैं। चलिए करते हैं। हम लिखने वाले हैं C1 में आप ऐड करेंगे C2 का 9 टाइम्स। C1 में ऐड करना है C2 का 9 टाइम्स, जिससे कि 65 ही बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 निम 63 और 2 65। यहाँ आपको अगर घटाने की कंडीशन होती तो आप कर सकते थे। इस तरह 8 निम 72 और 3 75, ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ, इसकी 9 से मल्टीप्लाई की और इसे ऐड कर लिया तो 65। इसकी 9 से आपने मल्टीप्लाई की 72 और 3 75। इस तरह 9 की 9 से करेंगे तो 81 और 5 86। इसे एज इट इज लिख लेते हैं। और हम कह सकते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है। जब ये आइडेंटिकल होते हैं तो हम इसे 0 बता सकते हैं, क्योंकि ये और ये कॉलम क्या हैं? आइडेंटिकल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन लिख चुके हैं हम। इसमें आपको देखना है ये आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड उतार लेंगे, BC CA AB। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? कह सकते हैं AB प्लस AC, BC AB, AC BC। ओके, और आप अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? अगर आप देखें, अगर इसे आप ऐड कर देते हैं यहाँ, मतलब BC को इस तरफ, तो ये AB BC AC इस तरह बन रहा है। और इसे भी ऐड करने पर भी यही आ रहा है, AB BC AC, और थर्ड वन भी। तो हम यही करेंगे कि C3 में ऐड कर रहे हैं आप C2। तो लिखते हैं 1 1 1 BC CA AB AB BC AC AB BC AC AB BC AC। तो हम कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब आप कॉमन ले लेंगे कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई स्केलर नंबर, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये बिल्कुल सेम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से AB BC AC को इस थर्ड वाले रो से कॉमन ले लूँ तो यहाँ केवल 1 रह जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 1 1 1 और ये भी 1 1 1 ही है। तो ये प्रोपोर्शनल है, डेट्स वाई ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पहले मैं कॉमन लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ थर्ड आप किसी भी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। AB प्लस BC प्लस AC हमने कॉमन लिया थर्ड कॉलम से, यहाँ रह गया 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। तो ये इसके फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल बोला जाता है। जिस आइडेंटिकल है तो ये क्या हो जाएगा? 0। AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ आपको ये प्रूफ करना है कि B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z ये जो दिया है ये इक्वल होगा टू ABC PQR XY Z के। तो आप इसके लिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। या मैं लेफ़्ट साइड का सेकंड स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं
उन्हें पहले डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, जैसे कि दिया है बी सी ए और यहाँ क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस जो सेकंड वाले एलिमेंट थे उसे सेकंड डिटर्मिनेंट में आप लिख सकते हैं। तो लिख रहे हैं आप सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। तो इस तरह लिखने के बाद हमें यहाँ लाना है, शुरू में होना चाहिए ए देन बी और सी। तो हम इसी तरह से इसके जो रो हैं उन्हें एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करते रहेंगे, जिससे कि ये सीरीज से आ जाएं जैसा कि इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम ये पहले वाले डिटर्मिनेंट में, या इसे मैं डेल्टा 1 बोल देता हूँ, इसमें आप ए को हम चाहते हैं ऊपर आ जाए, तो रो 1 को चेंज कर लेंगे रो 3 के साथ। एंड डेल्टा 2 में, मतलब सेकंड डिटर्मिनेंट में आपको ए ऊपर लाना है, तो इस बार ये रो 2 में है, तो इस बार रो को बदलेंगे आप, रो 2 को रो 1 के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। जब आप ए पी एक्स को शुरू में लिखेंगे, क्योंकि ये 3 वाला 1 की जगह आएगा, ए पी एक्स ओके। इसके बाद ये एज इट इज़ सेकेंड में हमने कुछ नहीं किया था, सी आर जेड बी क्यू वाई। तो रूल ये था, जब भी आप इंटरचेंज करते हैं तो इसका साइन बदल जाता है, तो आपको साइन यहाँ चेंज करना होगा। बिल्कुल इसी तरह जो आपने यहाँ चेंज किया है, यहाँ प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा इस ऑपरेशन को लगाने की वजह से। रो 1 और रो 2 को आप चेंज कर रहे हैं यहाँ, तो ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, यह आ चुका है। इसी तरह से आप अगेन चेंज करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। इस बार आपको डेल्टा 1 में, मतलब पहले वाले में, इन्हें आपस में चेंज करना है, रो 2 को रो 3 के साथ, और ये यहाँ भी यही ऑपरेशन लगेगा। रो 2 को चेंज करना है रो 3 के साथ, तो अगेन साइन बदलेगा, यहाँ माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ। इस बार ये फर्स्ट रो एज इट इज़ ए पी एक्स, और यहाँ आएगा, इसे जब बदल देंगे आप बी क्यू वाई सी आर जेड, बिल्कुल इसी तरह इसका भी साइन बदल देंगे, और यहाँ आ गया ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल सेम ही हैं दोनों डिटर्मिनेंट, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यही आपको लाना था, ये आपके राइट साइड में लिखा था। ये हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं हम ये ए एक मैट्रिक्स है, तो इसे लिख सकते हैं 0 ए बी ए 0 सी बी सी 0। अगर आप रो को कॉलम में बदलते हैं, इस रो को इस तरह कॉलम में लिखते हैं, तब भी इसका आंसर अनचेंज रहता है। हमने ये पढ़ा था, रो को कॉलम में चेंज करने पर आंसर वही आता है। और ये मैंने यहाँ लिखा, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को। हम जानते हैं सभी के साइन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, जैसा कि दोनों आप मैट्रिक्स में देख सकते हैं, 0 माइनस ए प्लस ए ये सब कैंसिल आउट हो रहा है और 0 हो जाएगा। तो हम जैसे ही इसे ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानकर, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन,
तो आप कह सकते हैं दोनों का सम 0 ही आएगा, सारे एलिमेंट के, क्योंकि साइन अलग थे। 0 0 0 0, इसका आंसर 0 हो चुका है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी क्या होगा? 0। 2 को डिवाइड में लाने पर ये भी 0 आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस बार आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो होगा इसके इक्वल आने वाला है 4a² b² c² के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं। इसे डेल्टा से शो कर सकते हैं, मैंने बताया था। ba b² bc ca cb c²। तो हम क्योंकि यहाँ से a को कॉमन ले सकते हैं, सभी में हम देख सकते हैं कि a का यूज़ हो रखा है। चलिए फर्स्ट रो से कॉमन लेते हैं a। इसी तरह सेकेंड रो से कॉमन आ रहा है यहाँ b b b, सभी में एक b है और लास्ट में c। तो हमारा रह जाता है -a b c। इसी तरह a b c और a b c। तो अभी हमने यहाँ रो से कॉमन लिए थे, इसी तरह से हम कॉलम से कॉमन ले सकते हैं a, यहाँ से b और यहाँ से c। आप पूरी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे नंबरों में मल्टीप्लाई में हो, वो केवल हमारा मैट्रिक्स में होता था। डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक ही रो से कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो हो जाता है a का स्क्वायर और सेकंड से b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। यहाँ रह गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो हम इसे एक्सपेंड करना जानते हैं, आप इसे एक्सपेंड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले -1 लिखा और इसके बाद इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और इसे सॉल्व करना होता है हमें। 1 1 1 -1। बिल्कुल इसी तरह से माइनस लिखने के बाद सेकंड एलिमेंट लिखेंगे और इस बार इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमारा ये बच गया, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -1, इस किससे होती है तो -1 +1 लिखेंगे और इसके बाद आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद। तो हमारा इतना रह जाता है बस 1 1 1 प्लस 1 1 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर हमारा आ रहा है यहाँ, ये तो 0 हो गया, ये -2 और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो +2 +2। ओके, 4 आ चुका है। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसके आगे क्वेश्चन लगभग इसी तरह से हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करना। अगर कोई आपको यह प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। सभी दोस्तों के साथ इसे यार शेयर ज़रूर करना, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं पाई आप लोगों की, 12th क्लास में काफ़ी कुछ आपका रह जाएगा अगर आप अभी पढ़ाई शुरू नहीं करते हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, इससे कि आपका सिलेबस पीछे ना रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।